गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश राघव आज आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एसएसटी सब्जेक्ट में गुप्त साम्राज्य के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। इससे पूर्व मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी। मौर्य साम्राज्य के मुख्य वंश, मुख्य शासक तथा उसके प्रशासन संबंधी जानकारी। उसी प्रकार से मैं आज आपको गुप्त प्रशासन तथा गुप्त शासकों के बारे में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं कोशिश किया हूं कि जो आपके उपयोगी चीज़ें हैं, जिस प्रकार से कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आए, इसके साथ साथ में आपके डीएलएड में भी परीक्षा उपयोगी मैटर है, वो मैंने खुद कलेक्ट किया है, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी हो तथा उसमें जो कंपटीशन की एग्ज़ाम में जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आसानी से आप उसको तैयार कर सकें। ये मेरा इस तरह की जो नए तरीके से बनाने का एक पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आज आपको प्रभावती गुप्त साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। तो गुप्त साम्राज्य है जो इसका उदय हुआ, जो गुप्तों का अगर हम उदय की बात करते हैं तो ये इलाहाबाद और साकेत के बीच में एक जगह है कौशाम्बी। इलाहाबाद के बगल में एक ज़िला है कौशाम्बी में इनका उदय हुआ लगभग 3री सदी में। और इसके गुप्त साम्राज्य के जो पहले शासक कौन थे? श्रीगुप्त। पहले शासक कौन थे? श्रीगुप्त। और इन्होंने श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली, ये देखिए। और इनका कार्यकाल रहा लगभग 40 वर्ष, 240 से लेके 280 ईस्वी पूर्व तक। जो प्रभावती गुप्ता, आप इसका नाम बार बार सुनेंगे इसमें। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की लड़की, जिसकी शादी वाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ हुई थी, उसने बहुत से लेख ताम्रपत्र लिखे और उसमें इसने श्रीगुप्त को आदिराज कहा है। प्रश्न यह आ जाता है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो उसमें ऑप्शन अलग अलग आ जाते हैं। तो सबसे पहले श्रीगुप्त थे, जिनको आदिराज कहा जाता था। देखिए, अगर श्रीगुप्त की बात करें तो एक बहुत बड़े शासक नहीं थे, एक सीमित क्षेत्र के थे। उसके बाद जो शासक आते हैं वो घटोत्कच नाम से जैसे लग रहा है शक्तिशाली, तो ये इनका भी लगभग 40 साल के लगभग शासन रहा। और ये प्रभावती गुप्ता ने इसको प्रथम गुप्त शासक कहा है। कारण कि पहली बार जो गुप्त थे वो इस्टेब्लिश्ड हुए थे एक स्ट्रॉन्ग आधार के साथ में, इसलिए इनको प्रथम गुप्त शासक कहा है। उसके बाद इनके पुत्र हुए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो ये एक मुख्य प्रशासक कहे जा सकते हैं, क्योंकि इस समय तक आते आते गुप्त साम्राज्य एक इस्टेब्लिश्ड हो गया था, शक्तिशाली हो गया था। और इसके साथ साथ इस काल की जो प्रमुख घटना है, इसमें लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया और इसी कुमार देवी को महादेवी भी कहा गया है। प्यारे बच्चों, जो उस समय जो लिच्छवी वंश था वो एक बहुत सम्मानित और कुलीनवर शासन था। उससे संबंध जोड़ना अपने आप में शौर्य की बात थी। इसलिए आप देखेंगे आगे जब बहुत से अभिलेख हैं, उनमें लिच्छवी दोहित्र के नाम से एक गुप्त शासक बोलता है बार बार। तो यानी कि हम ये मान सकते हैं कि उस समय लिच्छवी वंश की जो सम्मान और प्रतिष्ठा थी वो सर्वश्रेष्ठ स्तर पे थी और इसलिए उसको सम्मान दिया जाता था। उससे विवाह संबंध कायम करना ही एक गौरव की बात थी। और एक और परिपाटी भी थी कि ये अभी हम देखेंगे आगे कि जिसने भी लिच्छवी वंश से विवाह संबंध कायम किया वो चक्रवर्ती सम्राट बना। तो ये चलो, ये वैसी बात है, लेकिन ये भी कुछ उक्तियाँ हैं आती हैं इतिहास में, इनकी बातों की भी चर्चा होती है। उसके बाद जो एक संवत चला गया, संवत जिसका नाम है गुप्त संवत, और इसकी स्थापना
चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न यहाँ ये बन जाता है कि गुप्त संवत की जो स्थापना किसने की थी या कब की थी। तो मोस्ट ऑफ होते हैं कि जब गुप्त वंश जब जिसने स्टार्ट किया होगा तो उसी ने गुप्त संवत चलाया होगा, लेकिन यहाँ सही उत्तर है चंद्रगुप्त फर्स्ट, प्रथम। और ये 26 फरवरी 320 ईस्वी के लगभग चलाया गया था, है ना। और जो चंद्रगुप्त प्रथम था, इसका जो शासन था प्रयाग, साकेत और मगध। मगध यानी कि जो पटना बिहार वर्तमान में बोल सकते हैं। समुद्रगुप्त, इसके बाद जो उसका पुत्र शासक हुआ समुद्रगुप्त। वास्तव में समुद्रगुप्त के बारे में जो हम सुनते हैं, जिसको अनेक नामों से जाना जाता है, ये 340 से 350 ईस्वी के बीच में इसका राज्यारोहण हुआ। और इसमें राज्यारोहण के बाद प्यारे बच्चों, राज्यारोहण के बाद चंद्रगुप्त ने विजय अभियान चलाया, समुद्रगुप्त ने, और उसने उत्तर भारत के 9 राजाओं तथा दक्षिण भारत के 12 राज्यों को विजय प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से उसने एक बहुत बड़े विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। इसके साथ साथ उसने एक यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ भी किया और उसमें कुछ सिक्कों का चलन किया। ये सिक्के अश्वमेध पराक्रम प्रकार के सिक्के थे। और इसमें एक बार प्रश्न आया था कि जो समुद्रगुप्त के जो समकालीन जो श्रीलंका के शासक कौन थे, तो वो थे मेघवर्ण। कौन थे? मेघवर्ण समुद्र के समकालीन थे। इनका नाम इसलिए आया कि इन्होंने बोध गया में बौद्ध विहार निर्माण करने के लिए इन्होंने समुद्रगुप्त से परमिशन मांगी थी। और समुद्रगुप्त एक धर्म सहिष्णु शासक था, उसने उसको परमिशन भी दी। भारतीय इतिहास में ऐसा प्रथम शासक कौन है जिसको एशिया का नेपोलियन व 100 युद्धों का नायक कहा गया है? तो ये वही समुद्रगुप्त ही है, जिसको इस तरह की उपाधि दी गई है। और ये जो इस तरह की जो उपाधि हैं, वो प्रभावती गुप्ता ने जो कैथुना अभिलेख है, इसमें इस प्रकार की जानकारी दी है। हम बहुत से सिक्कों पर समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसको वीणा बजाते हुए देखते हैं, और इससे पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था। और इसके साथ साथ वो धर्म सहिष्णु भी था, क्योंकि उसने महाबोधि संघाराम में बौद्ध विहार का निर्माण हुआ उसके समय में। और उसने कविराज व विक्रमांक की उपाधियां अर्जित की। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और प्रश्न आ जाता है कि इसके दरबारी एक कवि था, वास्तव में वो बहुत महान व्यक्ति था, हरिसेन, जिसने क्या किया था, इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। और उसके बाद बहुत से इतिहासकार बोलते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय आया, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के आने से पहले एक रामगुप्त आए। और रामगुप्त की जो ऐतिहासिकता है वो सिद्ध होती है नाट्य दर्पण, रामचंद्र के गुणचंद्र, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम जो विशाख दत्त की हैं उनसे, काव्य मीमांसा राजशेखर से। और इन स्रोतों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व एक रामगुप्त नाम का एक शासक हुआ। वो बहुत कमज़ोर था, इसलिए उसका नाम ज़्यादा नहीं आता है। इसके साथ साथ एक जुड़ी हुई कहानी भी है, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि इसमें यही होता है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो होता है, अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से शादी कर लेता है और राजसत्ता पे, सिंहासन पे कब्जा करता है, क्योंकि उसने एक शर्मनाक संधि कर ली थी, जिससे उसकी भाभी पर मान मर्यादा के ऊपर आँच आ गई थी। तो ये एक कहानी है जो भी है। इसके बाद हम चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। और 375 ईस्वी के लगभग जो मथुरा स्तंभ लेख, इसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय 375 ईस्वी में शासक बने और उनकी मृत्यु लगभग 413-414 के लगभग हुई। उसके बाद और इनके काल की जो महत्वपूर्ण जो घटना है वो सबसे है कि इनके काल में फाहियान नामक एक विदेशी चीनी यात्री आया था और उसने अपने समय का वर्णन किया है, जो उस समय के इतिहास जानकारी का एक स्रोत भी है। और इसके साथ साथ इसके बाद जो शासक हुआ वो कुमार गुप्त, जो 415 ईस्वी में राजसत्ता पे ग्रहण की उसने। और उसने उसके जीवन की जो मेन जो उपलब्धि थी, उसने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कराई थी, जो एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके साथ साथ अपनी पुत्री वाकाटक नरेश रुद्रसेन प्रभावती गुप्त से उसका विवाह किया। और गुप्त काल में इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोकतंत्र की संकल्पना हम देखते हैं, कई बार मौर्य काल में भी बहुत से कुछ जगह लोकतंत्रात्मक सिस्टम था और इस काल में पूरी तरह वो ध्वस्त हो गया और राजसत्ता में जो राजा की जो श्रेष्ठता है वो सर्व प्रमुख हो गई। इसके साथ साथ जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उसने शक क्षत्रप अनवंती को नाश किया और इनका जो राज्य था वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में नर्मदा नदी तक समस्त उत्तर भारत में था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी, महाराजा धीराज, श्री विक्रम की उपाधियां धारण की। देखिए प्रश्न आया था अभी लास्ट ईयर सेकंड ग्रेड राजस्थान में कि सकारी की उपाधि किसने धारण की, या एक बार ये बदल के भी आया कि गुप्त शासकों की उपाधियां निम्न में से थी। तो श्री विक्रम है, महाराजा धिकार है, महाराजा धीराज, शिकारी आदि ये जो उपाधियां थी गुप्तों की थी। गुप्त साम्राज्य ये क्या कहलाते, परम भागवत भी कहलाते थे। और इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए। और ये सिक्के कब चलाए थे? शक क्षत्रप पे विजय उपरांत इन्होंने ये सिक्के चलाए थे। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो कुमार गुप्त आए, कुमार गुप्त की बात करें तो कुमार गुप्त के बारे में मैंने अभी बताया कि वो उन्होंने विक्रम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और उसके बाद स्कंद गुप्त आया। स्कंद गुप्त के जीवन की जो मुख्य घटना है वो है हूण आक्रमणकार। उस समय हूण आक्रमणकारी बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत में आ गए और उन्होंने इससे इस वंश के ऊपर संकट आ गया, लेकिन स्कंद गुप्त ने इसको संकट को टाल दिया और वीरतापूर्वक हूणों को परास्त किया। और इसके काल में ही एक दूसरी घटना जो सौराष्ट्र के जो गवर्नर प्रणदत्त को इसने बनाया और सुदर्शन झील जो कि एक बाढ़ के कारण फिर से टूट गई थी, उसका पुनर्निर्माण कराया। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था। तो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने, है ना। और इसने क्या किया था? पुनर्निर्माण। और अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त। ये याद रखने की बात है, भानुगुप्त था। और इसको जो इसके बाद ये वंश खत्म हो जाता है और अगला वंश जो चलता है वो उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये मैंने सिर्फ राजवंशों के बारे में बताया है। यहाँ उनकी गुप्त प्रशासन, कला, न्याय व्यवस्था आदि के बारे में मैं अभी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।